हाय स्टूडेंट। तो केमिस्ट्री में हम लोग आज बात करने वाले हैं 11th क्लास के पहले लेसन की, जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। तो पहला लेसन काफ़ी बड़ा दिया गया हुआ है, जिसमें क्वालिफिकेशंस वगैरह दी गई हुई हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक छोटे से टॉपिक से और आगे आने वाले लेक्चर्स में इस लेसन को कंप्लीट करेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा पदार्थ। पदार्थ के विषय में आप लोगों को बताना चाहूँ तो बहुत ही सिंपल डिफिनीशन है और बहुत ही सरल है। आप लोग बेसिक आप अपनी दुनिया में रहते रहते इस वस्तु वर्ल्ड को याद कर सकते हैं, इस बात को समझ सकते हैं कि जिस वस्तु का भी द्रव्यमान है या जो भी स्थान घेर रही है, फिर वो ब्रह्मांड के किसी भी कोने से हो, उससे कोई मतलब नहीं है, वो पदार्थ कहलाती है। कहने का तात्पर्य यही है कि इसकी छोटी सी डिफिनेशन है कि पदार्थ वह वस्तु या वह चीज या अपने हिसाब से जो कुछ भी आप बोलना चाहते हो, वो जो स्थान घेर रही है और जिसका द्रव्यमान होता है, वो पदार्थ कहलाती है। लेकिन हम अपनी डिफिनेशन में वस्तु लिखेंगे, तो छोटी डिफिनेशन है, लिख लेते हैं। नोट्स बनाते रहिएगा आप लोग, फायदेमंद रहेगा। पदार्थ क्या है कि वह वस्तु जिसका द्रव्यमान है, जिसका कोई द्रव्यमान है, कोई लिख लेते हैं, मतलब कि XYZ कुछ भी वजन हो उसका, तो वो लिख सकते हैं कि कोई द्रव्यमान है एवं वह स्थान घेरती है। पदार्थ कहलाती है। कोई भी वस्तु हो पदार्थ कहलाएगी। अब पदार्थ की क्वालिफिकेशन यानी वर्गीकरण के विषय में बात करते हैं। तो पहली हेडिंग हम लोग डाल लेते हैं यहाँ पर, पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण, एक हेडिंग ये भी हो जाएगी। पदार्थ के वर्गीकरण के विषय में बात करेंगे। हम लोगों का पहला जो डिफिनीशन सी, बहुत सरल सी डिफिनीशन है, वह वस्तु जिसका कोई द्रव्यमान है वह स्थान घेरती है, पदार्थ कहलाती है। फिर आता है पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ के विषय में जानेंगे। अब पदार्थ का वर्गीकरण करने से पहले आप लोगों ने बेसिक देखा होगा। अगर आप 11th क्लास में आए हैं तो आप इससे पहले भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, बायो को तीनों को एक में पढ़ रहे थे। अब अगर आपने मैथ ले ली है तो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अगर आपने बायो ली होगी तो आप भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान ही पढ़ रहे होंगे और बायो पढ़ रहे होंगे, साथ में मैथ आपकी छूट गई होगी। तो मैं बता देना चाहता हूं कि किसी भी चीज का जब हम लोग विखंडन करते हैं या वर्गीकरण करते हैं तो दो आधार पर करते हैं। पहला होता है भौतिक, दूसरा होता है रासायनिक। तो इसका भी दो प्रकार से वर्गीकरण होगा। यह है रासायनिक और यह है भौतिक। भौतिक के आधार पर अगर जब किया जाता है तो भौतिक वर्गीकरण किस आधार पर हुआ है, यह सोचना बहुत बड़ा काम लगने लगता है कि भौतिक होता क्या है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी इक्वल सी, मतलब 4 लाइन आपको याद, 4 लाइन या 4 वर्ड्स की एक लाइन आपको याद करनी है। क्या है कि अंतर आणविक बल के आधार पर, अंतर आणविक बल के आधार पर भौतिक विखंडन होता है या वर्गीकरण होता है। अंतर आणविक बल के आधार पर। यहां पर इसका विखंडन किया गया है। अब अंतर आणविक बल के आधार पर किया गया है तो इसका विखंडन किया जाता है 3 बार में। पहला है ठोस, पहला हमारा है ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस। अब यहां पर लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि ये द्रव लिखा है और पदार्थ को भी द्रव बोलते हैं। नहीं, पदार्थ को बोलते हैं द्रव्य, इसको बोलते हैं द्रव्य। ये चीज है और ये अलग चीज है। तो ये द्रव है, ये द्रव्य है, इसको अंतर इसमें आप लोगों को समझना होगा कि ये द्रव है, इसको हम लोग तरल पदार्थ के रूप में लेते हैं, लिक्विड सेंसेस में लेते हैं। ये द्रव्य है, इसे पदार्थ बोलते हैं, इसे मैटर कहा जाता है। इसी के अंदर से ये वर्ड्स निकल के आए। तो ठोस में अब अंतर आणविक बल के आधार पर क्या मतलब है? अंतर आणविक बल का आप लोग एक तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि आप लोगों के फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल है,
तो कुछ होते हैं आपके लंगोटिया यार, जो आपके करीब में रहते हैं, बहुत पास में रहते हैं, जिनसे आपका इतना अच्छा कैचअप है कि अगर आपको सुसु लगती है तो वो साथ में जाता है। दूसरे हैं जिनसे आपका खाली तालमेल है, थोड़ा सा बन जाता है, तो हाँ भाई बैठ गया, खाना वाना खा लिया साथ में, बस इतना चलता है। तीसरा है जो दूर का कोई बहुत बहुत पीछे का बैठा है, या पीछे आप बैठते हो, आगे बैठा है, तो उससे सिर्फ इतना मतलब है कि बाई चांस कॉपी हमारी आगे रह गई तो हमने कह दिया भाई उठा देना, सिंपल। तो उसी आधार पर ये भी है ठोस। इसमें अंतराणविक बल इतना होता है कि ये साथ में चिपके रहते हैं, छूटते नहीं है। द्रव इसका थोड़ा कम होता है, लेकिन ये तब भी पास है। अब गैस का क्या है, गैस तो भाई बहुत दूर है, इसलिए ये थोड़ा दूर रहती है इसमें इसमें इसमें। अब मैं क्या बताना चाहता हूं कि भौतिक गुण में अब जब आप ठोस द्रव गैस लिख लेते हो तो इसकी भी डिफिनीशंस आपको आनी ही चाहिए, या इन तीनों की डिफिनीशन जब लिखने आएगी तो आप कैसे लिखोगे। तो ये ठोस है, इसके नाम से ही पता चल गया, इसमें अंतराणविक बल सबसे ज्यादा होता है, इसमें उससे कम होता है, इसमें सबसे कम होता है। ये सिंपल बात है, आप यहीं से नोट कर सकते हो इस बात को कि इसमें सबसे ज्यादा होता है, इसमें कम होता है, इसमें सबसे कम होता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें अगर कोई भी चीज किसी भी वस्तु को दिया जाता है, या किसी भी बातें में हम लोग बात कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले किस वस्तु को देखते हैं, या उस वस्तु की क्वांटिटी क्वालिटी कैसे पता करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये कितनी बड़ी है, आकार क्या है इसका, फिर देखते हैं ये क्या कर लेगी या कितना स्थान घेरेगी, यानी आयतन क्या है इसका, वजन क्या है इसका, यही सब नापते हैं। तो सबसे पहले आएंगे ठोस पर, तो ठोस में बताना चाहेंगे कि इसका आकार निश्चित होता है, इसका आकार निश्चित होता है। इसका आकार निश्चित लिख दिया मैंने, होता है आपको लिखना है, इसका आकार निश्चित होता है। फिर द्रव पे आएंगे, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, क्यों, क्योंकि द्रव का है, आप किसी भी एक गिलास पानी को लीजिए और उसे एक गिलास पानी को आपने ग्लास में रख रखा है, वो ग्लास के शेप में है, थोड़ी देर बाद आप उसको बोतल में डाल देते हैं, वो बोतल जैसा हो जाता है। लेकिन ये ठोस है, मान लीजिए आपने एक लकड़ी का टुकड़ा ले रखा है, उसको ग्लास में ऐसे ऐसे बजा रहे हो, थोड़ी देर बाद उसको टब में डाल दोगे तब भी वो उतना ही बड़ा रहेगा, बदल नहीं जाएगा, चाहे दुनिया के किसी भी कोने पर आप जाकर उसको रख दें, आप वो बदल नहीं सकते हैं। तो और गैस हमारी क्या है, गैस आपने मान लीजिए किसी भी चीज के धुएं को, गैस क्योंकि आपको गैस इतनी जल्दी नहीं मिल जाएगी, तो आप गुब्बारे के हवा को ही देख लीजिए, आप गुब्बारे में जो हवा भरी हुई होती है उसको किसी बोतल में या किसी भी डिब्बे में बंद कर देते हैं, तो उस डिब्बे में डिब्बे का आकार ले लेती है, और गुब्बारा होता है हमारा काफी बड़ा, छोटे से डिब्बे में आपने भर के बंद कर दी, बंद हो गई, फिर उसको जब आप खोलते हैं तो वो फैल जाती है, और काफी बड़े कमरे में भी फैल जाती है। तो इसका मतलब है कि ये जो है दूर तक फैलती है, इसका मतलब इसका आकार कोई निश्चित नहीं है। तो क्या बात हो गई कि इसका आकार निश्चित है, उसके अलावा इसका भी अनिश्चित है, हम लोग अभी आकार पे बात कर रहे हैं, इसका भी अनिश्चित है और इसका भी अनिश्चित है, यानी कि आकार में जब हम आएंगे तो इसका आकार निश्चित है, इसका अनिश्चित है, इसका भी अनिश्चित है, यानी ये दोनों इक्वल हैं, इसका आकार निश्चित है, इसका अनिश्चित है, इसका अनिश्चित है। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं आयतन की। तो आयतन यानी ठोस का आयतन, भाई जो वस्तु हमने बताया ना कि यहां पर जितनी रखोगे उतनी आगे रखोगे जाके, बदलेगी नहीं, मतलब जितना वजन यहां पर होगा वहां जाने तक वो बीच में है नहीं जाएगी या कम नहीं हो जाएगी, उसका वजन बराबर उतना ही रहेगा, तो इसका आयतन निश्चित होता है। हम यहां लिख लेंगे आयतन निश्चित, आप लोग बहुत सिंपली इसको नोट्स बना सकते हैं, तो लिख लेंगे आयतन निश्चित। द्रव का क्या होगा, इसका भी निश्चित है, क्योंकि अगर हम 1 लीटर पानी लेते हैं या 1 लीटर दूध लिखते हैं तो वो उतनी ही रहती है। अब बेसिक आप देख लीजिए, हमने 1 लीटर दूध ली है, मतलब दूध आया हमारे पास 1 लीटर, तो हमने उसको इस बर्तन से उस बर्तन में किया, उस बर्तन से उस बर्तन में कर दिया, लेकिन वो रहेगा 1 लीटर ही। ऐसे ही हमारा ठोस है, वो बदल तो नहीं जाएगा, उसका द्रव्यमान जितना है उतना ही बना रहेगा, लेकिन गैस का क्या होता है, पास 1 लीटर अवस्था में ही वापस आती है। तो इसको गैस जो है हमारी, उसको हम निश्चित अवस्था में लिख सकते हैं, कब, जब आयतन की बात आती है, तो इसका आयतन निश्चित होता है, यानी कि इसका आकार अनिश्चित है, इसका भी अनिश्चित है, इसका भी अनिश्चित है, आयतन तीनों का ही निश्चित है। लेकिन गैस में क्या देखा जाता है, गैस में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं
कि इस जगह से उस जगह ले जाएंगे या सर उसमें बदलेंगे, या हम इस ट्यूब से उस ट्यूब में करते हैं तो सर ये फैल जाएगी या कुछ हो जाएगी। तो भाई लोग पानी भी है हमारा, ग्लास से ग्लास में डालोगे तो वो भी कम हो सकता है, लकड़ी है या कुछ भी टुकड़ा लिया वो भी गिराओगे टूट सकता है, ईंट का टुकड़ा है तो टूट जाएगा। इसलिए वो भावनाएं नहीं लानी है हमको सिर्फ सोचना है कि ये चीज अगर हमारे पास है, हमने दूसरे में कन्वर्ट करी, हमने बहुत इज्जत से करी है, तो हमारी गिरेगी नहीं और सेफ रहेगी। तो ये मेरी समझ से अंतराण्विक बल के आधार पर ठोस द्रव गैस के विषय में आप लोग जान चुके होंगे। फिर आता है रासायनिक गुण या रासायनिक वर्गीकरण। तो रासायनिक वर्गीकरण कैसे होता है? रासायनिक वर्गीकरण के हिसाब से हम लोगों ने इसको दो तरीके से या दो भाग में बांटा है। पहला पार्ट है शुद्ध पदार्थ। अब शुद्ध पदार्थ की बात जहां पे आ जाती है, वहां पे क्या होता है, लड़के लोग हैं जो वो शुद्ध पदार्थ को कैसे देखते हैं मैं बताता हूं आपको। कि हमारे यहाँ शुद्ध पानी आता है, हमारे यहाँ शुद्ध जल आता है, शुद्ध गाय का घी मिलता है हमारे यहाँ, तो वो सब शुद्ध नहीं है। ये रसायन विज्ञान है और इसमें रासायनिक गुण जो दिया गया है उसमें शुद्ध ये नहीं है। इसमें शुद्ध क्या है? एक ही प्रकार के अभिकर्मकों का होना। शुद्ध का है एक ही प्रकार के अभिकर्मकों का होना। अभिकर्मक इट मीन्स होता है सब्सटेंस। अभिकर्मक को हम लोग सब्सटेंस भी बोलते हैं। तो शुद्ध पदार्थ है एक ही प्रकार के अभिकर्मकों का होना। इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है तत्व, दूसरा है यौगिक। अब तत्व और यौगिक में भी अंतर होते हैं, उनको भी हम लोग यहाँ पर बहुत ही सिंपली वर्ड से ले लेंगे। पहले शुद्ध पदार्थ को समझिए। एक ही प्रकार के अभिकर्मकों का होना यानी शुद्ध पदार्थ। शुद्ध कब होगा? जब उसमें एक ही प्रकार के अभिकर्मक होंगे तो वो शुद्ध पदार्थ होगा। और उसका बेस भी जो है वो भी शुद्ध पदार्थ के लिए ही है, एक ही प्रकार के अभिकर्मकों का होना। शुद्ध पदार्थ की अगर डिफिनीशन आती है तो हम लोग लिख सकते हैं कि जिस भी वस्तु में या जिस मिश्रण में एक ही प्रकार के अभिकर्मक पाए जाते हैं वो शुद्ध पदार्थ कहलाता है। जिस पदार्थ में एक ही प्रकार के अभिकर्मक पाए जाते हैं वो शुद्ध पदार्थ कहलाता है। तो तत्व और यौगिक। तत्व, इसमें क्या होता है? एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। तो मैंने लिख दिया है एक ही प्रकार के परमाणु, इसमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। अब यौगिक का क्या होता है? इसमें विभिन्न प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के परमाणु। इसकी डिफिनीशंस में अगर डिफिनीशंस लिखनी आती है तो हम लोग लिख सकते हैं कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना हुआ तत्व या एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना हुआ अणु तत्व कहलाता है। विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से बना हुआ अणु यौगिक कहलाता है। इसका सबसे बड़ा जो संदेश देना चाहता हूं मैं, HO एंड बेरियम है, बेल्जियम है, ये सब है। HO के बाद में जब आप देखते हो तो सबसे मालूम कंफ्यूजन कहां पे होता है कि जब आप लिखते हो H2O2, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो जाता है। क्या कंफ्यूजन होता है कि यस सर आप बता रहे हो एक ही प्रकार के परमाणु, यहाँ पर H था O था लेकिन यहाँ पर H2 है O2 है। तो मैं यही बता देना चाहता हूं भाई लोग कि अगर आपका नाम राम है और राम लोग बोलते हैं तो वो नाम एक ही रहता है या एक ही प्रकार का नाम रहता है, एक ही ईश्वर का नाम रहता है, वो बदल नहीं जाता है। अगर राम बोलते हैं लोग तो वो राम ही है, अलग नहीं है या एक ही प्रकार का है। मतलब कहने का मतलब यही था कि जब भी आप किसी भी बॉन्ड में हाइड्रोजन भर दोगे तो उसमें कई जगह पर H होंगे। ऐसा तो नहीं है हाइड्रोजन गैस में एक ही जगह पर H होगा, कई जगह पर H होंगे लेकिन एक ही H होंगे और उन H को जोड़कर जो लिखा जाता है वही H2O2 बनता है। हाइड्रोजन गैस को हम लोग H2 ही लिखते हैं, ये ज्यादातर डाई फॉर्म में पाई जाती है। O2 है, ये भी ज्यादातर डाई फॉर्म में होता है। विभिन्न प्रकार के परमाणु, इसका मतलब क्या है? तो सबसे पहला उदाहरण, हम लोग जो पानी पी रहे हैं वो विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है लेकिन वो शुद्ध पदार्थ में गिना जाता है। इसलिए यौगिक को हम लोग लिखेंगे तो यानी कि H+2 H2+ O होता है एंड इसका गिव्स देन बनता है H2O। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, मैं H लिखने जा रहा था, माफ कीजिएगा। H2+O यानी H2O हमारा बनता है यानी कि जल। तो सबसे पहले क्या देखते हैं हम लोग कि H2+O यानी H2O जल हमारा बना, ये देखिए दो प्रकार के परमाणुओं से बनकर बनता है। दो प्रकार के परमाणु कैसे? यानी हमारा H2 और O,
ये H2+O। लेकिन ये अब आप कहोगे कि एक ही प्रकार के अभिकर्मकों का होना यहाँ पर लिखा था और आप कह रहे हो कि ये दो तरीके से मिलकर बनता है, ये कैसे हो सकता है? ये भी बात आप लोगों की सही है और जायज है, आप क्वेश्चन कर सकते हो। वैसे अगर कोई भी चीज इसमें की जो आपको सही नहीं लगती है या जो मैं अगर कोई बात गलत हो जाती है या कुछ भी आपको लगता है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप लोग, तो बताइएगा जरूर। H2+O यानी गिव्स देन H2O। जब इसको हम लोग लिखते हैं तो ये एक ही प्रकार का अभिकर्मक। अब अभिकर्मक का मतलब क्या होता है, मैंने पहले बताया सब्सटेंस होता है। तो ये H2+O सब्सटेंस ना होकर H2O एक सब्सटेंस होता है। ये हमारा एक रासायनिक सूत्र है और ये हमारा एक सब्सटेंस है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा तत्व और यौगिक के बारे में। एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनता है, ये विभिन्न प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। शुद्ध पदार्थ, हम रासायनिक गुण के रासायनिक वर्गीकरण के बारे में बात कर रहे थे। हम लोगों ने एक शुद्ध पदार्थ के बारे में बात कर ली थी, दूसरा हमारा बाकी है। अब शुद्ध पदार्थ का दूसरा यानी रासायनिक जो वर्गीकरण हो रहा है, पदार्थ का जो रासायनिक वर्गीकरण हो रहा है, उसका पहला चरण हम लोगों ने समझा भौतिक आणविक बल के आधार पर जो यहां पर हुआ था, उसके हमने 3 पार्ट समझे। ठोस, द्रव, गैस, इसमें तत्व, यौगिक, इसमें शुद्ध पदार्थ, एक ही प्रकार के अभिकर्मकों का होना, ये हम लोगों ने सीख लिया है। इसके बाद में क्या देखते हैं, अब जो बात आएगी दूसरी रासायनिक समीकरण या रासायनिक वर्गीकरण को कैसे लिखते हैं, तो यहां पर आ जाएगा मिश्रण। अब ये मिश्रण आ गया, ठीक है। अब मिश्रण के भी 2 पार्ट होते हैं, अभी ये छूटा नहीं है, अभी भी इसके 2 पार्ट हैं। तो पहला पार्ट है हमारा समांगी मिश्रण और दूसरा पार्ट है हमारा विषमांगी मिश्रण। अभी इससे पीछा छूटा नहीं है। पहला पार्ट है समांगी, दूसरा पार्ट है विषमांगी। तो समांगी और विषमांगी, जब इन दोनों के बारे में बात करते हैं तो समांगी मिश्रण में सबसे पहले कहा जाता है कि एक ही प्रकार के अवयवों का होना, एक ही प्रकार के अवयवों का होना। अर्थात एक ही प्रकार के अवयवों का होना, ये इसकी डिफिनीशन नहीं। इसकी डिफिनीशन है कि संगठन, यानी समांगी मिश्रण में संगठन निश्चित अनुपात में होता है, समान अवस्था में होता है और इसमें अवयवों को सामान्य आंखों से देखा नहीं जा सकता है। अवयवों को अलग अलग देखा नहीं जा सकता है। एक ही प्रकार के अवयवों का होना, वहां पर अवयवों का होने से मतलब है कि एक ही प्रकार के, मतलब जब हम इसका मिश्रण देखते हैं तो उसे ऐसा लगता है कि ये एक ही प्रकार का कोई मिश्रण है या एक ही वस्तु है जो यहाँ पर हमारे सामने रखी गई, उसमें दूसरी वस्तु को पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो समांगी मिश्रण को मैं यहां पर बता रहा हूं। समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण एक ही प्रकार के अवयवों का होना, अर्थात मतलब एक ही प्रकार के, इसमें क्या होता है, इसमें अवयवों को अलग अलग देखा नहीं जा सकता है, अवयवों को अलग अलग देखा नहीं जा सकता है। नहीं जा सकता है। एक ही प्रकार के अवयवों का होने का अर्थात मतलब था कि वहां पर हम लोग देखते हैं तो हमें लगता है कि ये एक ही प्रकार का तत्व है। मैंने समझने के लिए लिख दिया है कि एक ही प्रकार के अवयवों का होना अर्थात इनमें अवयवों को अलग अलग देखा नहीं जा सकता है। विषमांगी मिश्रण में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के अवयवों का मिश्रण, विभिन्न प्रकार के अवयवों का मिश्रण। इसमें अवयवों को अलग अलग देखा जा सकता है। जस्ट इसके विपरीत यानी हमारा हो जाएगा विषमांगी। जस्ट इसके उल्टा कर देंगे हमारा हो जाएगा, इसमें अवयवों को अलग अलग देखा जा सकता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। एक बार में फिर से, अब आप सोच रहे होंगे समांगी मिश्रण कौन सा है, विषमांगी मिश्रण शरबत देखा है आप लोगों ने, यानी H2O प्लस चीनी, ठीक है। जब इसकी डिफिनीशंस बनाते हैं, इसकी हम अभिक्रिया करते हैं तो वो एक ही समान, अब चाहे आप ग्लास भर आपने शरबत बनाया और शरबत के आप ऊपर से उठाकर 1 चम्मच पी लेते हो, फिर उसको आधा खाली करिए, बीच से उठाकर पानी पीजिए, फिर उसको बिल्कुल खाली कर दीजिए, नीचे तली से उठाकर वो
शरबत को पीजिए, लेकिन सेम आएगा, क्वालिटी सेम उसका स्वाद होगा, कुछ बदला नहीं होगा। हो सकता है नीचे आपने चलाया ना हो सही से, तो चीनी जमी रह गई हो, तो उस नीचे आकर मीठी लगे, लेकिन उसको जब सही से मिला लेते हो आप, तो पूरे पूरे घोल का स्वाद एक प्रकार का होता है। लेकिन विस्मांगी मिश्रण में ऐसा नहीं होता है। अब आप जल और मिट्टी को देख लीजिए, मिट्टी को जब आप जल में मिला देते हैं, ये घुलता नहीं है। मैंने क्या बताया कि अलग अलग देखा जा सकता है, इसमें अवयवों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। ये समांगी मिश्रण है। विस्मांगी मिश्रण, इसमें अलग अलग अवयवों को अलग अलग देखा जा सकता है। ये विस्मांगी मिश्रण है, विभिन्न प्रकार के अवयवों का मिश्रण। मैंने पहले बताया, जब आप उसमें मिलाते हो, तो उसमें जब आपने मिलाया तो पता चलेगा चीनी, वो जो मिट्टी है वो हमारी पानी के नीचे बैठ जाती है, उसका कुछ कण मिट्टी को गंदा करते हुए ऊपर आ जाता है, जो उसमें गंदगी वगैरह होती है वो ऊपर आ जाती है, और बीच में जो उसका रेशेस बसते होते हैं वो बीच में गोल गोल घुमा करते हैं, जो हल्के होते हैं, वो नीचे वाली मिट्टी से वो हल्के होते हैं, वो ऊपर घुमा करते हैं। तो आप देखोगे ऊपर तो थोड़ी मिलेगी, बीच में ज्यादा मिलेगी, और नीचे जाओगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि सारी मिट्टी यहाँ पर आकर बैठ गई है, उसको चम्मच से खोदना पड़ेगा। तो वो होता है हमारा विषमांगी मिश्रण। अब स्टार्टिंग से फिर देख लेते हैं हम लोग कि वह वस्तु जिसका कोई द्रव्यमान है वह स्थान करती है, पदार्थ कहलाती है। उसके बाद है पदार्थ का वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण। यह अंतरिक्ष आणविक बल के आधार पर था, ठोस, द्रव, गैस। इसमें हमने बताया इसका आकार निश्चित होता है, इसका अनिश्चित होता है, इसका भी अनिश्चित होता है। फिर इसके बाद है आयतन, तीनों का निश्चित होता है। ये तीनों ही एक मात्रा में ले जाई जा सकती हैं, एक मात्रा में इनको रखा भी जा सकता है। ये तीनों ही का जो हमारा आयतन है, ये तीनों का निश्चित होता है। अगर ये 1 किलो की होगी तो 1 किलो की रहेगी। ये हमारा द्रव है, अगर 1 लीटर है तो 1 लीटर ही है। गैस को मापते हो, अगर 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, तो उसको जब किसी चीज में डिवाइड करोगे तो उतनी ही रहेगी, बदलेगी नहीं। फिर आता है शुद्ध पदार्थ, एक ही प्रकार के अभिकर्मकों का होना, ये सब्सटेंस है। तत्व लेते हैं एक ही प्रकार का परमाणु, और यौगिक लेते हैं विभिन्न प्रकार के परमाणु। इसके दो पार्ट हैं, तत्व और यौगिक। तत्व और यौगिक, ये दो प्रकार के पार्ट हैं इसके, एक ही प्रकार का परमाणु और विभिन्न प्रकार के परमाणु। यानी कि इसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के परमाणु होते हैं। ये याद रखिएगा, HO, H2O2, यहाँ पर है H2+O यानी H2O। समांगी मिश्रण में एक ही प्रकार के अवयवों का होना, इसका मतलब इसमें अवयवों को अलग अलग देखा नहीं जा सकता है, वो समांगी मिश्रण है। विभिन्न प्रकार के अवयवों का मिश्रण, यानी उसमें विभिन्न प्रकार के अवयवों को देखा जा सकता है, आसानी से देखा जा सकता है। उसको अगर हम देखते हैं तो चीनी अलग, मिट्टी अलग, पानी अलग दिखाई देता है। लेकिन हमारा अगर समांगी मिश्रण में हम चीनी को देखना चाहते हैं तो नहीं देखते हैं, बल्कि हल्के पीले कलर का शेप दिखाई देता है। तो आज का जो हमारा अभ्यास है वो इतना ही है। इसके आगे का लेक्चर आपको जल्द ही आपकी हमारी साइट पर मिल जाएगा। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं नई वीडियो में।